हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स। अब देखो, एंडोमेंट जो है इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा प्रॉपर्टी जो डेडिकेट कर दिया जाता है या इंटरेस्ट कर दिया जाता है फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। अब कौन कर सकता है प्रॉपर्टी को डेडिकेट? कोई भी एक ऐसा हिंदू जो साउंड माइंड का है एंड वो माइनर नहीं है, तब वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है। लेकिन अब किस तरीके से कर सकता है? बाय विल और बाय गिफ्ट। अब जो एंडोमेंट है ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ये रिलीजियस एंडोमेंट होता है एंड चैरिटेबल एंडोमेंट होता है। अब रिलीजियस एंडोमेंट क्या होता है? कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको रिलीजियस पर्पस के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। अब जब रिलीजियस एंडोमेंट है तब वो प्रॉपर्टी में आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो? वहाँ पे आप रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि जो भगवान की जो मूर्ति होती है उसको आप इस्टेब्लिश करते हो, मेंटेन करते हो एंड वर्शिप करते हो, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी जो रिलीजियस पर्पस के लिए डेडिकेट कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिबेटर प्रॉपर्टी। मतलब कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है डेटी को, मतलब कि भगवान को ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है। अब जैसे कि तिरुपति बालाजी मंदिर है या सबरीमाला टेम्पल है, तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये वहाँ के भगवान को बिलोंग करती है, ठीक है। अब चैरिटेबल एंडोमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो चैरिटी के पर्पस के लिए डेडिकेट कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है चैरिटेबल एंडोमेंट। अब ये कौन से पर्पस हो सकते हैं? जैसे कि वहाँ पर धर्मशाला एस्टैब्लिश कर दिया या रेस्ट हाउस बना दिया गया है, कि कोई स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी गई है, गरीबों को खाना खिला दिया, या फिर कोई भी रिलीजन बेस्ड डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल्स वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया ताकि जो पुअर पीपल है या सिक पीपल उनका ट्रीटमेंट हो जाए, एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टैंक्स, वेल्स एंड रिजर्वर्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो इन सबको हम बोलते हैं चैरिटेबल एंडोमेंट। अब देखो, एक वैलिड एंडोमेंट होने के लिए 4 एसेंशियल चीज जरूरी है। सबसे पहले है डेडिकेशन। अब डेडिकेशन मतलब कि आप अपनी प्रॉपर्टी डेडिकेट कर रहे हो फॉर द क्रिएशन ऑफ एन एंडोमेंट, ठीक है। अब डेडिकेशन में 2 एलिमेंट्स बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले संकल्प एंड देन उत्सर्ग। संकल्प मतलब आप संकल्प ले रहे हो, मतलब कि आप इंटेंशन शो कर रहे हो कि आपको अपनी प्रॉपर्टी डेडिकेट करनी है फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए। एंड उत्सर्ग मतलब रिनाउंसिएशन, मतलब कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप जो है उसको रिनाउंस कर रहे हो। तो जो डेडिकेशन का जो सेरेमनी है शुरू होगा वो संकल्प से, मतलब कि आप इंटेंशन शो कर रहे हो कि आप डेडिकेट करना चाहते हो अपनी प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पस। एंड ये कंप्लीट होता है उत्सर्ग से, जहाँ पे आप ओनरशिप अपना रिनाउंस करते हो। अब ये जो है डेडिकेशन, ये वर्बल डेडिकेशन भी हो सकता है, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट होना जरूरी नहीं है, तब भी ये एक वैलिड एंडोमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि डेडिकेशन जो है ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है एंड पार्शियल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट डेडिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी से जितनी भी बेनिफिट या इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस प्रॉपर्टी को आप एब्सोल्यूट पूरी तरीके से डेडिकेट कर रहे हो, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट डेडिकेशन। पार्शियल डेडिकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पार्शियली ही डेडिकेट कर रहे हो, उसका पूरा पोर्शन या उससे जितने भी इंटरेस्ट आ रहा है उस प्रॉपर्टी से आप उसको पार्शियली ही डेडिकेट कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आपके पास में एक कार है एंड आप ये बोलते हो कि मैं जो अपनी कार है ये हमेशा के लिए एक टेम्पल को दे देना चाहता हूँ फॉर रिलीजियस पर्पस, और ये टेम्पल जो है इस कार को हमेशा के लिए यूज़ कर सकती है। तो जब आप ऐसे बोलते हो तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट डेडिकेशन। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कार है सिर्फ संडेज को ही ये टेम्पल यूज़ कर सकता है एंड अदर डेज दैट इज़ मंडे टू सैटरडे ये यूज़ नहीं कर सकता है, तब ये हो जाता है पार्शियल डेडिकेशन, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब ये जो डेडिकेशन है, एक बार ये वैलिड डेडिकेशन क्रिएट हो जाता है तब जो फाउंडर है, मतलब जो डोनर है जो डेडिकेट कर रहा है, वो अपना राइट उसको रिवोक नहीं कर सकता। तो ये है फर्स्ट एसेंशियल फॉर अ वैलिड एंडोमेंट। सेकंड आ जाता है सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी स्पेसिफिक। अब आप जो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो या अपने विल में लिख के जा रहे हो वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब कि वो सर्टेन होना चाहिए एंड डिफाइंड होना चाहिए। आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आप डेडिकेट कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी डेफिनेट।
अब जो आप प्रॉपर्टी डेडिकेट कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट डेफिनेट होना चाहिए, मतलब कि वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए, एग्जैक्टली फॉर व्हाट पर्पस यू आर डेडिकेटिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब भी कोई प्रॉपर्टी डेडिकेट किया जाता है तो फिर ये हिंदू कस्टम एंड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि क्या ये प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पस के लिए डेडिकेट किया गया है या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट किया गया है। अब जब रिलीजियस पर्पस के लिए आप डेडिकेट करते हो प्रॉपर्टी को तो आपको और स्पेसिफिकली ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से डेटी को, मतलब कौन से भगवान को ये डेडिकेट कर रहे हो। ठीक है, लास्ट है सेटलर मस्ट हैव कैपेसिटी टू सेटल द एंडोमेंट। अब जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था कि जब कोई एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो उसके पास में कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली एंडोमेंट क्रिएट करने के लिए भी एक पर्सन के पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टू क्रिएट अ वैलिड एंडोमेंट। दैट इज कि उसके पास में मेंटल साउंडनेस होना चाहिए, वो एज ऑफ मैच्योरिटी अटेन कर लेना चाहिए एंड वो जो प्रॉपर्टी डेडिकेट कर रहा है उसके पास में उसके राइट टू ओनरशिप भी होना चाहिए। ठीक है, अब जो रिलीजियस एंडोमेंट है ये दो टाइप के होते हैं, दैट इज पब्लिक एंडोमेंट एंड प्राइवेट एंडोमेंट। पब्लिक एंडोमेंट से हम समझते हैं कि जब कोई एंडोमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए होता है दैट इज पब्लिक एंडोमेंट, एंड प्राइवेट एंडोमेंट मतलब कि कोई प्राइवेट पर्सन के लिए, प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जब ये डेडिकेट किया जाता है, उनके बेनिफिट के लिए किया जाता है, देन दैट प्रॉपर्टी इज अ प्राइवेट एंडोमेंट। ठीक है, अब देखो रिलीजियस एंडोमेंट जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले है द मठ एंड सेकेंड द आइडल और द टेम्पल और देवस्थानम। अब मठ से हम क्या समझते हैं, एन अबोर्ड और रेसिडेंस ऑफ एसेटिक्स, मतलब कि जो भी योगी का घर है या फिर जो सन्यासी है उनके घर को मठ बोलते हैं। लीगली इसको बोला जाता है अ मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन प्रिसाइडेड ओवर बाय इट्स हेड नोन एज महंत। अब देखो जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली में हमने पढ़ा था कि कर्ता होता है एंड कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, वैसे ही मठ में जो महंत है ही इज द हेड ऑफ द मठ। ठीक है, तो ये एक मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जो योगी है, सन्यासी है, वो रहते हैं एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो मठ का अब दो बेसिक पर्पस है। सबसे पहले टू एनकरेज एंड फॉस्टर स्पिरिचुअल लर्निंग एंड नॉलेज, तो बेसिकली मठ में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अपने डिसिपल्स को बाय द रिलीजियस टीचर्स। ठीक है, एंड सेकेंड पर्पस है टू स्ट्रेंथन द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द सेक्ट और स्कूल टू विच मठ सब्सक्राइब्स। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो मठ की प्रॉपर्टी है वो किसके पास जाती, तो यहाँ पे देखो अब जैसे कोई एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी के पास में एक्स एक प्रॉपर्टी है एंड कंपनी का जो सीईओ है, ये प्रॉपर्टी जो है ये सीईओ के पास में नहीं रहता है, बल्कि ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, कंपनी को बिलोंग करती है। उसी तरीके से जब मठ के पास में कोई प्रॉपर्टी आती है तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी मठ की ही होती है। ठीक है, महंत की नहीं होती है। अब जैसे कंपनी का हमने पढ़ा था कि कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, वैसे ही मठ इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन एंड मठ इज केपेबल ऑफ एक्वायरिंग, होल्डिंग एंड विंडिकेटिंग लीगल राइट्स थ्रू द मीडियम ऑफ सम ह्यूमन एजेंसी दैट इज महंत। तो महंत जो है वो एक्ट करते हैं एज एन एजेंट ऑफ द मठ। तो महंत की लीगल पोजीशन क्या हो जाती है, देखो जो महंत है ही इज अ मैनेजर ऑफ द मठ। ठीक है, ये ना तो ट्रस्टी है ना एक कॉर्पोरेशन सोल है, ये सिर्फ एक मैनेजर है जो मठ को मैनेज करते हैं। ऑल्दो इनके जो पावर्स है वो एक मैनेजर ट्रस्टी से भी बहुत ही ज़्यादा वाइड है। ठीक है, तो महंत के क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस है, सबसे पहले तो इनको मठ जो है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको मैनेज करना है। इनके पास में राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि ही हैज़ द राइट टू सू ऑन बिहाफ ऑफ द मठ, और जहाँ पर भी लीगल केसेस में मठ इन्वॉल्व है तो वहाँ पे ये मठ को डिफेंड भी करेंगे। ठीक है, महंत जो है मठ के बिहाफ में मनी बोरो कर सकते हैं फॉर द पर्पस और फॉर द बेनिफिट ऑफ मठ। ठीक है, साथ में इनके पास में है पावर ऑफ एलिनेशन। इसका मतलब होता है कि ये चाहे तो जो मठ की जो प्रॉपर्टीज है उसको एलिनेट भी कर सकते हैं फॉर लीगल नेसेसिटी और फॉर द बेनिफिट ऑफ मठ प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट में इज लायबल टू अकाउंट, मतलब ही हैज पावर ओवर टू द इनकम ऑफ द एंडोर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब महंतशिप का टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, अगर वो पर्सन जो महंत है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। सेकेंड, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द ऑफिस, महंत चाहे तो अपने लाइफ टाइम में खुद ही रिलिंक्विश कर सकते हैं, खुद ही छोड़ सकते हैं महंतशिप के ऑफिस को। थर्ड, बाय सुपरवेनिंग डिसेबिलिटी ऑफ महंत,
कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो गई है महंत को, उस सर्कमस्टेंस में भी महंतशिप टर्मिनेट हो जाती है। एंड लास्ट बाय रिमूवल ऑफ द महंत फ्रॉम द ऑफिस, अगर महंत को रिमूव भी किया जा सकता है उनके ऑफिस से ऑन द अकाउंट ऑफ मेंटल इन्फर्मिटी, बॉडीली डिजीज और अकाउंट ऑफ मिसमैनेजमेंट और वेस्ट लीडिंग टू एन इमोरल लाइफ। ठीक है, तो ये 4 सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे महंतशिप का टर्मिनेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट है द डिबर्टर, मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो एक आइडल को डेडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, एंडोमेंट जो है एक टेम्पल के लिए सिर्फ एक डेटी या आइडल का इस्टेब्लिशमेंट होने से नहीं क्रिएट होता है। डिबर्टर कब क्रिएट होगा? जब कोई प्रॉपर्टी उस आइडल को डेडिकेट कर दिया गया है या एंडोन कर दिया गया है, तब डिबर्टर एग्जिस्टेंस में आता है। अब सिंपल सी एक चीज़ समझो कि गणेश भगवान का एक मंदिर है। ठीक है, तो जो जो ज्वेलरीज या फिर जो मनी जो गणेश भगवान को दिया जा रहा है, जो चढ़ाया जा रहा है, वो क्या हो गया? वो डिबर्टर हो गया। वो प्रॉपर्टी जो है वो गणेश भगवान एज एन आइडल उनको मिला है। ठीक है, ही इज़ द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब आइडल जो है ये ज्यूरिस्टिक पर्सन है। ठीक है, इट इज़ अ नॉन ह्यूमन लीगल पर्सनैलिटी अंडर हिंदू लॉ। तो एज अ लीगल पर्सन आइडल कैन ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो गणेश भगवान का जो मंदिर जहाँ पर बनाया गया है, ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द आइडल। तो जितने भी ऑफरिंग्स आ रहे हैं उस टेम्पल में, तो वो किसको मिल रहा है? वो कौन है उसका ओनर? गणेश भगवान। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो आइडल है, ठीक है, जिसको ये ओनरशिप मिल रही है, द आइडल इज नॉट द बेनिफिशियरी, मतलब कि इनको कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो गणेश भगवान के मंदिर में आ रहे हैं कि जो वर्शिपर्स है, दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ द डिबर्टर। अब डिबर्टर जो है ये 2 टाइप के हैं, पब्लिक डिबर्टर एंड प्राइवेट डिबर्टर। पब्लिक डिबर्टर मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आइडल को डेडिकेट कर दी जाती है फॉर पब्लिक रिलीजियस यूज़, और ये जो जनरल पब्लिक है इनके लिए ओपन होती है कि कोई भी आके इसको यूज़ कर सकता है। प्राइवेट डिबर्टर जो है इट इज़ इस्टेब्लिश्ड फॉर द वर्शिप ऑफ अ फैमिली डेटी। ठीक है, तो उस फैमिली की जो खुद के एक भगवान है, सिर्फ उनके लिए ही, उनके वर्शिप के लिए ही ये प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश की जाती है, डेडिकेट कर दी जाती है। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ डेडिकेटेड फॉर द रिलीजियस यूज़ ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और फैमिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट पर्सन ही, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज ही आ सकती है, ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं क्विकली आपको एक चीज़ समझा देती हूँ टेम्पल एंड मठ के डिफरेंस में। ठीक है, देखो टेम्पल क्या है? इट इज़ अ प्लेस और बिल्डिंग फॉर द वर्शिप और रेसिडेंस ऑफ एन आइडल। मठ क्या है? मठ इज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर स्पिरिचुअल लर्निंग्स। ठीक है, अब ये जो टेम्पल है इसमें लीगल पर्सन कौन है? आइडल। तो आइडल हो जाएगा लीगल पर्सन। ओके, एंड मठ में जो लीगल पर्सन है वो है मठ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मठ ही लीगल पर्सन है। तो ये हो गया रिलीजियस एंडोमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है चैरिटेबल एंडोमेंट। अब चैरिटेबल एंडोमेंट मतलब कि एक ऐसा टाइप ऑफ एंडोमेंट जिसका पर्पस है चैरिटी करना। ठीक है, इसका एम है टू बेनिफिट द पब्लिक और सेक्शन ऑफ सोसाइटी विदाउट एनी मोटिव फॉर प्राइवेट गेन। ठीक है, अब देखो हिंदू लॉ में कुछ ऐसे कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई है जो चैरिटी में आती है। ठीक है, अब ये जो एक्ट्स है इनको देखा जाता है कि ये धर्म से रिलेटेड है, मतलब कि ये एक हिंदू की एक ड्यूटी है कि आपको ये कुछ चैरिटी करनी है, एंड जब आप ये चैरिटी करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, मतलब स्पिरिचुअल मेरिट मिलेगा उस डोनर को। ठीक है, अब जैसे रिलीजियस एंडोमेंट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, वैसे ही एक वैलिड चैरिटेबल एंडोमेंट के लिए भी कुछ एलिमेंट्स होना जरूरी है। सबसे पहले है परमानेंट डेडिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो है आपको परमानेंटली डेडिकेट करना पड़ेगा, आप उस प्रॉपर्टी को वापस से रिवोक नहीं कर सकते हो। सेकेंड है चैरिटेबल पर्पस, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एंड नॉट फॉर प्राइवेट और फैमिली बेनिफिट। ठीक है, थर्ड है सर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो आपका पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए एंड डेफिनिट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट कैपेसिटी ऑफ द डोनर, जो पर्सन जो डोनर है जो एंडोन कर रहा है अपने प्रॉपर्टी को, वो लीगली कम्पिटेंट होना चाहिए टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, मतलब कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए एंड उसके पास में ओनरशिप होनी चाहिए टू डेडिकेट द प्रॉपर्टी।
बेसिकली आप हिंदू लॉ में 3 तरीके से चैरिटेबल एंडोमेंट क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले बाय गिफ्ट और विल, ठीक है। अपने लाइफ टाइम में जो डोनर है उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है एंड अपॉन ऑफ डेथ वो या तो विल में भी लिख के जा सकते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी आफ्टर माई डेथ चैरिटी में देना है। सेकेंड होता है बाय लॉन्ग स्टैंडिंग यूसेज, ठीक है। एक एंडोमेंट ना रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है बाय कस्टम या यूसेज। अगर ऐसे देखा जा रहा है कि फॉर लास्ट 30 ईयर्स कोई प्रॉपर्टी चैरिटी पर्पस के लिए ही वो यूज हो रही है, तो उसको ऐसे ही माना जाएगा कि ये चैरिटेबल एंडोमेंट है। एंड बाय कंडक्ट, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी कंसिस्टेंटली चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तब भी उसको बाय कंडक्ट यही माना जाएगा कि ये एक चैरिटेबल एंडोमेंट है। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है कि रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट क्या होता है। इन केस एनी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड लेट मी नो आपको और कौन से टॉपिक में वीडियोस चाहिए। एंड अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।